गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग सही होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, अभी जस्ट मेरी क्लास कंप्लीट हुई है, क्लास 12 जो हमारा ऑफलाइन बैच चलता है उसमें मैं अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आज जस्ट स्टार्ट किया था। तो देखो, मैंने वही चीज़ आज पढ़ाया था। तो चलिए, लेकिन आप लोगों को आज मैं कैपेसिटर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो ये तो मैंने आज पढ़ाया, चलो कोई बात नहीं। ओके, चलिए। आवाज आ रही है सही से? चलिए, हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर थोड़ा सा हम लोग फास्ट में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं बता चुका हूँ। चलिए, कैपेसिटर क्या होता है पहले तो ये आवाज आ रही है ना, पहले ये बता दो। आवाज आ रही है सही से? और आज की क्लास तो ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा यार, लैपटॉप भी मतलब दिमाग खराब कर रखा है, बीच बीच में हैंग कर जाता है और फिर क्लास में डिस्टर्ब हो रही है। तो चलिए ठीक है, आवाज़ आ रही है एक बार बोल दीजिए, उसके बाद जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, मुश्किल से 1 घंटे के ले पाऊंगा क्योंकि समझ रहे हो ना, तो दिक्कत है। बारिश भी हो रही है बेटा, आवाज़ आ रही है बेटा? हाँ ना बोल दो। यस सर, आ रही है। ओके, तो कैपेसिटर कुछ होता नहीं है। जैसे अगर तुम ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें एक बात पता होगी कि कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका मतलब वो है एनर्जी से एसोसिएटेड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड असल में एनर्जी से एसोसिएटेड है। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, अगर आपको याद होगा कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज अ एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद होगा तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी वैल्यू इतनी होती है। ये आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो। उसी तरीके से अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो वो होती है हाफ v स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये आपको पता, पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में इतनी एनर्जी स्टोर होती है। ये अगर आप लोगों को पता हो, आइडिया हो, तो इतना होता है। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, होता क्या है। अगर तुम एनर्जी स्टोर, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं तो एक कोई डिवाइस हम बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं तो कोई डिवाइस हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, अगर आपको ध्यान से देखो तो जहां पे चार्ज होगा वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लॉजिकल बात है, अगर आप ध्यान से सोचो, चार्ज के आसपास ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने का जो एक डिवाइस बनाया उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने के लिए जो एक डिवाइस बनाया है उसको बोलते हैं इंडक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? इंडक्टर। ये तो अभी आप लोगों को मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ऑब्वियस सी बात है, जब ईएमआई होगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप दो नई डिवाइस पढ़ते हो, कैपेसिटर और इंडक्टर। अब ये असल में कुछ होता नहीं है, बस इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, एक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्टोर रहेगी तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर रहेगा। ये बात तो पहले दिमाग में घुसा लो कि चैप्टर के पीछे का मेन कॉन्सेप्ट ये है। अब तुम्हारे बात आती है कैपेसिटर। कैपेसिटर कुछ नहीं होता, इट इज अ डिवाइस यूज्ड एज अ स्टोरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात कि बेटा तुम्हें यह पता चल गया कि कैपेसिटर और इंडक्टर असल में कुछ नहीं होता है, एनर्जी स्टोर करने का एक डिवाइस होता है। चलिए ठीक है, कैपेसिटर का यूज आपको पता होगा, पंखा में डालते हो इससे करके कैपेसिटर व्हाइट कलर का। इंडक्टर भी आप बहुत जगह रुकते हो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत जगह यूज आता है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, अब मुझे कैपेसिटर कैसे करके होगा? कैपेसिटर का मतलब है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड होगा तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे है वहां पोटेंशियल आएगा। दोनों एक दूसरे के बिना जुदा नहीं हो सकते, सिंपल सी बात, दोनों प्रेमी है ना, तो सिंपल सी बात है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वहां मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। यह बात आप जानते हो। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, सबको गुड आफ्टरनून। अब मैं थोड़ा सा आज जल्दी में हूँ, मैं चाहता हूँ कम टाइम में आपको ज्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मजाक कम करेंगे, ऐसे मजाक में तो कम ही करता हूँ। चलिए, अब कैपेसिटर में अगर तुम ध्यान से देखो तो कैपेसिटर, अब जैसे मान लो ये मतलब ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट है,
एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने क्या किया, चार्ज डाल दिया, इसके ऊपर चार्ज स्टोर कर दिया, मतलब इसके सरफेस पे चार्ज डाल दिया। अब ये कंडक्टर है मान लो, तो जितना भी इस पर चार्ज दोगे, अगर कोई कंडक्टर है उसको जितना भी चार्ज दोगे उस पर चार्ज क्या होगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा, अंदर तो रहेगा नहीं। ये बात आप लोगों को भी पता है कि कंडक्टर को जितना भी चार्ज दिया जाता है वो उसके सरफेस पे आ जाता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो कि ये कंडक्टर है, इस पर जैसे आप चार्ज दोगे, इसको चार्ज करोगे, तो सिंपल आप चार्जिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से इसको चार्ज किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हो। तो अब जैसे ही चार्ज करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया। लो भैया लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने सही बनाई है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज में एंड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होगी, मुझे पता है, यहाँ से स्टार्ट होगी, इन्फिनिटी तक हो जाएगी। अगर तुम ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और कहाँ जाके अंत होती है। अगर नेगेटिव चार्ज आसपास नहीं है तो इसका मतलब इन्फिनिटी में जाके खत्म हो जाएगी। मतलब एक बात पता चली, अरे ससुरा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक है, इसका मतलब मेरा जो एनर्जी जो स्टोर हो गया ना, वो यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। अब तुमको एक बात बोला जाए, ध्यान से सुनना, तुमको बोला जाए हम तुमको 10,000 रुपया देंगे, बोले हाँ बहुत है खुशी। अब तुमको हम बोल दें कि यहाँ पे 5 रुपया है, 1 किलोमीटर दूर पे 5 रुपया, फिर 1 किलोमीटर दूर पे 5 रुपया है, तुम बोलोगे पागल हो गए हो क्या, इतना जितना देर में हम चलेंगे, ये तो बहुत बेकार काम हो गया। तो मुझे एक बात पता है, इस कंडक्टर के हिसाब से देखा जाए, इस कंडक्टर में भले ही हमने चार्ज स्टोर कर लिया तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो सिंपल सी बात है एनर्जी जो स्टोर है यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक आएगा। कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक आएगा। मतलब हमारी एनर्जी जो स्टोर है इसके सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक आएगा और उसका कोई मतलब नहीं है। अब उसको यूटिलाइज कैसे करोगे, इन्फिनिटी तक तो हम जाओगे, सिंपल सी बात है। तो हम ऐसा डिवाइस बनाना चाहते थे जिसकी बाउंड्रीज, मतलब कि जिसका एनर्जी एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोगों ने इसके लिए दिमाग क्या लगाया कि ऐसा करें, मान लो एक प्लेट ले लिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और एक दूसरा प्लेट ले लिया, इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है इतना इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम्हें याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो नंबर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब जितना, अगर हम बोले प्लस क्यू से अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है तो प्लस 2Q से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर असल में मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम ऐसे करके देखो तो मतलब है अगर यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपने नेगेटिव प्लस नेगेटिव चार्ज डाल दिया, तो इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो इसमें टर्मिनेट भी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, टर्मिनेट भी हो जाएगी। इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में घूम गया, नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एरिया में कन्फाइंड हो गया, इसकी बाउंड्री बस इतनी ही रह गई, जो कि आपने थिकनेस डी दे रखी है। तो इसलिए आपको दिखाया जाता है कि कैपेसिटर असल में दो, मतलब कि जितना पॉजिटिव चार्ज जितनी नेगेटिव चार्ज दोनों को लिया जाता है। उसका मेन रीजन यही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को या हम एक स्पेसिफिक एरिया में ही कन्फाइन करके रखना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा एनर्जी एक स्पेसिफिक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, और हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों लिया उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे उसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अलावा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। मतलब मैंने अगर मान लो कि अंदर वाले स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज दे दिया, सपोज डेट अंदर वाले स्फीयर के जो सरफेस में है वो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और इसी में जो है अंदर दूसरा जो स्फीयर है उसके इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज दे दिया, और जितना यहाँ पे पॉजिटिव क्यू दिया है उतना ही अंदर में नेगेटिव क्यू दे दी। तो सिंपल सी बात है कि ये एक प्लेट की तरह बिहेव कर जाएगा, मतलब एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से जितनी निकलेगी इसी में टर्मिनेट हो जाएगी। तो लॉजिकली सोच के बताना, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें जो एनर्जी होगी वो इसी एरिया के अंदर हो जाएगा, और इसको बोलते हैं हम स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी आता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, ऐसे करके, कोई बात नहीं,
इस तरीके से आप सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना सकते हो। आप क्या कर लो कि इसके अंदर वाले सरफेस में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कर सकते हो, और बाहर वाला का जो इनर सरफेस है उसमें नेगेटिव चार्ज डाल दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इसी के अंदर ही तो रहेगी हमेशा। तो ये आपका हो जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर, ये आपका हो जाएगा सिलेंड्रिकल। तो कैपेसिटर के बहुत टाइप है, आपका हो गया, ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, समझ रहे हो, ये सब सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब क्या देखा गया, अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात मानो तो अगर तुमने अभी जितने भी फॉर्मूले पढ़े होंगे कि ये ऑब्जर्व किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस बाउंड्री ऑफ इस, अगर तुम ध्यान से देखो किसी भी अगर इसके अक्रॉस देखो, या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो इसके बाउंड्री के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ क्रिएट हो गया होगा, इसके बाउंड्री के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बाउंड्री के अक्रॉस क्रिएट हुआ होगा, वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है। क्या होता है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू हो जाता है। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा उसको आप ऐसा करो, मतलब ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है कि किसी भी कैपेसिटर में उसके बाउंड्री के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द कैपेसिटर होता है, और इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, इसी के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग C बोलते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं Q/C, मतलब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ से आप इसको ऐसे बोल सकते हो, Q = C डेल्टा V, where Q is the charge on capacitor, delta V is the potential difference across the boundaries of capacitor, C is the capacitance of the capacitor। और C क्या बताता है, असल में ये बताता है कि कोई एक कैपेसिटर कितनी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है C, इसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। मैंने क्या बोला, किसी कैपेसिटर्स के बाउंड्री के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियस ही बात है वो पोटेंशियल डिफरेंस देखा गया जनरली कि वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें नोट कर लीजिए। Q क्या है, चार्ज परसेंट ऑन, Q लिख लेना, Q क्या है, Q है चार्ज परसेंट ऑन one of the boundary of capacitor, और delta V is the potential difference across the boundaries of capacitor, Q क्या है, Q है आपका चार्ज परसेंट वन ऑफ द बाउंड्री ऑफ कैपेसिटर, एक बाउंड्री में या एक सरफेस में कितना चार्ज प्रेजेंट है उस पर, क्योंकि कैपेसिटर का मतलब इक्वल है ना अपोजिट चार्ज। ठीक है, C हो गया कैपेसिटेंस हो गया, और डेल्टा B क्या है, उस बाउंड्रीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अच्छा, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इसको आप इस तरीके से, कैपेसिटेंस C की जो यूनिट होती है फैराड होती है, ये कूलम पर वोल्ट होता है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कूलम पर वोल्ट होता है, क्योंकि C की वैल्यू लिखोगे तो Q/ΔV आएगा। तो कूलम चार्ज की यूनिट कूलम या एम्पियर सेकेंड हो गया अपॉन वोल्ट हो गया, तो उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगर हम बोले कि कैपेसिटेंस, कोई भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो लिख लीजिएगा कि कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर, ये जो C है असल में क्या है, कैपेसिटेंस है, ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो लिख लीजिएगा शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर, मतलब ये जो C की वैल्यू है ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर के शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। दूसरा इसके अलावा डिपेंड करता है सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर, इसके अलावा सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, और या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, कि मतलब कि उसके आसपास कौन सा मीडिया है उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। दूसरा आपका डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मीडिया आप यूज कर रहे हो, क्योंकि देखिए अगर तुम ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक मीडिया में अलग अलग होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग हो जाती है,
फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट होता है, दूसरे मीडियम में के टाइम्स हो जाता है, ये सब आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पता होगा। तो ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए निकालने वाले हैं उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है। तो अगर हम पैरेलल प्लेट की बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो मान लेते हैं इन दोनों प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस डी है, इस प्लेट का एरिया ए दे रखा है, तो सिंपल सी बात है इस प्लेट का एरिया भी ए होगा। तो पहले तो एक बात मैंने आपको बताया कि मैं आपको बस एक ही बात बताना चाहूँगा कि आपको जब भी कैपेसिटेंस किसी भी सिस्टम का निकालने के लिए बोला जाए, क्वेश्चन भी आता है जैसे रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाता है ना किसी सिस्टम का, उसी तरीके से कैपेसिटेंस भी निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो कैपेसिटेंस कभी भी आपको निकालने के लिए बोला जाए तो उसके बाउंड्रीज पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज मान लीजिए। इसमें मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज है और इसमें माइनस क्यू चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पूरा का पूरा प्लस चार्जेस वाला सरफेस हो गया और ये आपका हो गया नेगेटिव चार्जेस वाला सरफेस। अब देखो ये जो डिस्टेंस होता है ना असल में ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है। उसका रीज़न आपको बाद में पता चलेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक इनफाइनाइट, अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो कोई भी पॉइंट पे चले जाओ तो उस पॉइंट के लिए ये एक इनफाइनाइट किसके तरह, एक इनफाइनाइट इसके तरह बिहेव करेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो इनफाइनाइट किसके तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेगा। तो इस पॉइंट पे अगर तुम ध्यान से देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरफ और नेगेटिव चार्ज के कारण इस तरफ, और दोनों के कारण हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए देखो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इसके कारण भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम ध्यान से देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ का चार्ज डेंसिटी है डेट इज Q बाई ए, ये दे रखा है और ये भी Q बाई ए दे रखा है। सिग्मा क्या होता था, चार्ज पर यूनिट एरिया, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है बेटा, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, कभी भी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्या करना है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा उसको इसके चार्ज से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करवा दीजिए, उससे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा डेट इज कैपेसिटेंस। तो मैं वही करने वाला हूँ। अगर तुम ध्यान से देखो तो डेल्टा भी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई डॉट डी आर होता है। अगर तुम ध्यान से देखो डेल्टा भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इन। तो डेल्टा वी की वैल्यू आप क्या लिखोगे, ये जो प्लस 2 ई की वैल्यू क्या लिखोगे। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लगता है यूनिफॉर्म है, वो वेरी नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है क्योंकि एक इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम ले रखा है। ये भी एक इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो आप लिख सकते हो ई प्लस प्लस ऑफ ई माइनस इंटू डी आर डॉट डी आर। अगर तुम ध्यान से देखो तो ई प्लस के कारण हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी इनटू डी आर। अच्छा, ये तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, तो डी आर को जोड़ दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डी आर को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका डी। तो ध्यान से देखिए डेल्टा वी की वैल्यू ये आ गई। तो डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सिग्मा को मैं लिख दिया, इसको लिखता हूँ डेल्टा वी ये जो प्लस टू क्यू, अगर सिग्मा को लिखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हो, क्यू अपॉन ए लिख सकते हो ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ क्यू अपॉन ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो ध्यान से देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इनटू डेल्टा वी। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये एक्चुअली सी है। तो ध्यान से देखिए हमने इस सिस्टम के लिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी निकाल लिया। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी कर चुके हो, बहुत सारे केस में कर चुके हो। अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा रिकॉल करना तो आपको याद आएगा कि अरे क्यू डेल्टा वी के सारे फॉर्मूले में तो क्यू आता ही था, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही तो सी हो जाता है। तो मतलब कि एक पैरेलल प्लेट के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर ध्यान से देखिए आपने अगर यहाँ पे फ्री स्पेस लिया है, मतलब कोई मीडिया नहीं लिया है, एयर है, तब तो आपका एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अगर आपका कोई फ्री स्पेस नहीं होता, मतलब अगर यहाँ पे कोई और मीडिया का यूज करते तो वहाँ का परमिटिविटी आ जाता। समझ रहे मेरी बात को। तो मैं ये आपको ये बोलूँगा अगर यहाँ पे कोई मीडिया यूज किया जाता इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन होती तो इसका कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन अपॉन डी। ये याद भी रखना चाहो तो याद रख सकते। ठीक है, तो देखो
शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड कर रहा है। साइज मतलब डी हो सकता था, एरिया बड़ा हो जाता तो कैपेसिटेंस की वैल्यू पे देखो एरिया पे भी एरिया भी फर्क डाल रहा है, डी भी फर्क डाल रहा है और मीडिया भी फर्क डाल रहा है। अगर यहाँ पे मीडिया अगर एप्सिलॉन वाला होता तो कुछ और होता कैपेसिटेंस। तो जो चीजें मैंने आपको बताया वो चीजें आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसके अलावा भी और भी निकालते हैं। अब अगर मान लो कि एक स्फीयर होता है, अब ध्यान से देखो एक स्फीयर होता है, ध्यान से सुनना, एक स्फीयर होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मान लो इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसका कोई मतलब ये मान लो कि कोई नेगेटिव चार्ज वाला नहीं है। तो बताइए इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, कुछ तो कैपेसिटेंस होता है और इसका रेडियस आपको दे रखा है आर। स्फेरिकल कंडक्टर है मान लो, उस पर आपने क्यू पॉजिटिव क्यू चार्ज डाल दिया है, तो इसका कुछ तो कैपेसिटेंस होता है, उसकी वैल्यू बताइए। तो अगर तुमको याद होगा एक कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर है जिसपे चार्ज Q है, इसका जो पोटेंशियल होता है सरफेस पे, अगर तुम ध्यान से देखो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है। अच्छा एक बात बताओ, इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल कितना मानते हैं, 0 मानते हैं, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी के पोटेंशियल को हम डेल्टा V लिख सकते हैं। अगर आपको याद होगा इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम लोग डेल्टा V की वैल्यू क्या लिख सकते हो, अगर तुम ध्यान से देखो तो KQ/R लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अरे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था भाई, यहाँ का पोटेंशियल जो भी मानोगे, इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 मानेंगे तो उसी को डेल्टा V बोल दिया, ठीक है। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो डेल्टा V अगर को देखो तो ये हो जाएगा R/K, डेल्टा V इंटू R/K इज इक्वल्स टू Q। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है भैया, तो मतलब इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा C की वैल्यू वो R/K हो जाएगा। R/K को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखो R ये हो जाएगा 4πε0 इंटू R, दैट इज द कैपेसिटेंस। समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा अब एक बात समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग सोच के आइएगा, अगर आपसे ना बने तो फिर मेरे को बताइएगा। मान लो कि एक कंडक्टर है, इस पे प्लस Q चार्ज है, इसके आप ध्यान से देखिएगा इसका रेडियस आपको दे रखा है R, इसका 2R डिस्टेंस तक जो है वो समझिए K इज इक्वल्स टू 1, K इज इक्वल्स टू 2 वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है। उसके बाद R इज इक्वल्स टू 2 से लेके R टेंडिंग टू इंफिनिटी तक K इज इक्वल्स टू 1 ही। तो बताइएगा इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। ये आप लोग होमवर्क की तरह एक बार ट्राई करके आइए। समझ रहे मेरी बात को। हमने क्या किया, R से 2R के बीच में एक कोई मीडिया डाल दिया उसमें, और उसके आगे आपका मतलब वही समझो एयर ही है, तो इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा अब हम लोग बोले स्फेरिकल कैपेसिटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अभी आपको करना है, ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, पैरेलल कैपेसिटर से, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, इसकी रेडियस मान लीजिए A है और आउटर रेडियस B दे रखा है।
ठीक है, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी दे रखा है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो आपको बताना है बेटा कि आपका इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, सोचिए। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर तुम लोगे प्लस क्यू तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू अंदर वाले सरफेस। तो इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा ये सोच के बताइए। आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वाले रीजन में, इसके अंदर वाले जो रीजन में वो वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते थे, लेकिन वही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो आपको मतलब कि थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। तो मेरा ये कहना है आप ऐसा कर लो, इसको पहला वाला सरफेस मान लो, आप ऐसा करो, इसको फर्स्ट सरफेस, इसको सेकेंड सरफेस। अब वी आई पे पोटेंशियल की वैल्यू लिख लो। आप ऐसा करो, आपको पता है ना सेल्स वाला मैथड, सेल्स वाले मैथड के कारण पहले वाले पे पोटेंशियल की वैल्यू लिखो। तो मुझे लगता है इसकी वैल्यू लिखोगे, अगर तुम देखो तो इसकी वैल्यू लिखोगे के क्यू बाई आर, दैट इज ई। अब उसके बाद लिखोगे क्या, प्लस ऑफ के माइनस क्यू बाई, अब ध्यान से देखिए क्या लिखेगा बी। अगर तुम ध्यान से देखो किसी सेल के अंदर, कंडक्टेंस सेल के अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, जो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल होता है और इसके कारण इसके पॉइंट, इस पॉइंट पे भी, इसके इस सेल के कारण इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल वही होता है। तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा। अब 2 का पोटेंशियल लिखोगे तो क्या आएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 का पोटेंशियल क्या आएगा, 2 का पोटेंशियल लिखोगे, अगर इस वाले चार्ज के कारण लिखना चाहो तो आप लिखोगे के क्यू बाई बी। क्यू, क्योंकि अगर इस पूरे चार्ज को आप सेंटर पे मानोगे उसके कारण आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। अब प्लस ऑफ क्या लिखोगे, इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू बाई बी। अगर तुम ध्यान से देखोगे यही आ जाएगा, तो V2 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो V1 की वैल्यू निकाल लिया, V2 की वैल्यू निकाल लिया, तो डेल्टा V निकालूंगा तो अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2, दैट इज व्हाट, के क्यू कॉमन आ गया, ध्यान से देखिए, दिस इज 1/a माइनस 1/b। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो अब इस सब सारी चीजों को उस तरफ लेके जाना, तो आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a into b upon a minus b. This is the capacitance of spherical system. ठीक है, ये वाला मैथड ज्यादा आसान होता है इसलिए मैंने इस वाले मैथड से किया। अरे मुझे कुल मिला के एन के एन प्रकार, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पता करता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस चाहो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दो, उससे भी निकाल सकते हो, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पोटेंशियल यहाँ का अगर आपको पोटेंशियल पता चल जाए, यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाए, दोनों का डिफरेंस ले लो, उससे भी आप निकाल सकते हो। हेलो, किसका यहीं पे हूँ, क्लास ले रहा हूँ, इसका क्या बोलते हैं, क्रैश कोर्स का, तुम ले लेना तो देखो, ठीक है। अब इसी तरीके से सिलेंड्रिकल का निकाल के दिखाओ, ये आपको समझ में आ गया। सिलेंड्रिकल का निकाल के दिखाओ, सिलेंड्रिकल का निकाल के दिखाओ।
इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इनर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और उसकी वैल्यू प्लस क्यू दे रखी है, और ये रेडियस ए है और बाहर वाली रेडियस बी है। मतलब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये स्पेरिकल के लिए दिख रहा है, लेकिन इसको स्पेरिकल मत मान लेना, ये आपका सिलेंड्रिकल है। इसका टॉप व्यू में देख रहा हूँ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसकी रेडियस ए दे रखी है और इसकी रेडियस बी दे रखी है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये सिलेंड्रिकल है भाई, नेगेटिव। तो इसका बताइए। नाइन्थ क्लास में मैसेज कर दो कि आधे घंटे बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, ताकि बच्चे चिल्लाएंगे। ठीक है, तुम अपने हिसाब से मैम से बात कर लो, उसके बाद उस हिसाब से क्लास का ये कर दो। ठीक है, चलो इसको करने का बहुत आसान तरीका है। आप ऐसा करो, यहां से आर डिस्टेंस पे जाओ, एक गॉसियन सरफेस ले लो, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लो। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए क्या लिखोगे, मान लोगे, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई मान लोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 2 पाई आर, और इसकी लेंथ एल मान लो कि सिलेंड्रिकल जो सरफेस है इसकी लेंथ एल दे रखी है, समझ रहे हो, एल दे रखी है। 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल्स टू क्यू इन। क्यू इन कितना है भैया, क्यू, यही तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर यही तो चार्ज आएगा, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम ध्यान से देखो, गॉस लॉ लगा दिया, तो ध्यान से देखो यहाँ से आर डिस्टेंस पे गए और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो। ध्यान से देखो, ये आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखोगे तो ये आ जाएगा Q अपॉन, ध्यान से देखो, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, ये आ गया। अगर आप ध्यान से देखो, अब डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो, अगर तुम डेल्टा वी लिखो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो लिख सकते हो ई डॉट डी आर। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। हो गया, चलिए ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी को क्या लिखोगे, ई डॉट डी आर। अच्छा, ई की वैल्यू वेरी कर रही है आर के साथ, तो वहां से आप निकाल सकते हो। तो यही सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था, आप उस केस में भी कर सकते थे। किस केस में कर सकते थे, अगर आपको याद हो कि स्फीयर का जो केस था उसमें भी आप इसी तरीके से कर सकते थे। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर देना, इंटीग्रेट कर देना, ई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, इंटीग्रेट करोगे ए से लेके बी तक के लिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। एक बार इंटीग्रेट करके देखो, अगर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताओ।
मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही सेम कॉन्सेप्ट आप स्पेरिकल वाले में भी लगा सकते थे, लेकिन ई आपका वेरिएबल हो जाएगा। देखो ना, ई आर के साथ वेरी कर रहा है। मैंने क्या लगाया, आर डिस्टेंस पे गया, गॉसियन सरफेस ले लिया, सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल था आपका, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू आ गई, ई डॉट डी आर इज डेल्टा वी। तो और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, आर की वैल्यू आपका ए से लेके बी तक है, तो ए से बी तक इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से आपका सी की वैल्यू आ जाएगा। और सी की वैल्यू क्या आती है, एक्चुअली सी की जो वैल्यू आती है वो आती है 2, ये क्या आती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल अपॉन एल एन बी बाई ए, ये आपका आएगा। आई थिंक यही आता है ना, देखो एक बार बताना, ये आएगी ना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इन एल एन बी बाई ए, करके देखना इसको, इसके बाकी तो मैंने बता ही दिया। इंटीग्रेट कर दीजिएगा ए से बी तक, तो आपको दिख ही रहा होगा कि एल एन का टर्म आएगा। हाँ, याद कर लो, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जो तीनों रिजल्ट बताए हैं वो सभी याद आपको रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, जेईई मेंस के लिए याद कर सकते हो। और हाँ, अब मैं आपको क्या बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब तुमको जो भी बुक उठाना है, कोई भी बुक, जो भी बुक आप फॉलो करते हो या कोई भी मटेरियल को आप फॉलो करते हो, जो भी मटेरियल को फॉलो करते हो या न्यू एरा के मटेरियल को फॉलो करते हो, तो मैं बस आपको एक बात बोलूंगा, आप ऐसा करना कि कहीं से भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि इस सिस्टम के लिए सी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालिए, वो सारे क्वेश्चंस उठा के आज जाके कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस उठा के। बस इसमें करना ही क्या है, अगर तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा भी अच्छी है, या तो पोटेंशियल वाली टेक्निक लगेगी, या तो आपका हो सकता है कि कोई और टेक्निक लगे, तो उन सब सारी चीज़ों के लिए ये करवा दीजिएगा। कल मैं 1-2 क्वेश्चंस और मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा इस पे बेस्ड, की मतलब कि इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कैसे करके निकाला जाए, तो इससे रिलेटेड मैं अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये तो मैंने नॉर्मल बिहाफ में आपको बता दिया। अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आ नहीं रहा है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, आज का अब आगे क्या बढ़ते हैं, आगे करते हैं कि कैपेसिटर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सब सारी चीजें हो गई, तो अब ये मान के चलो कि ये खत्म नहीं हुआ, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। कोई सिस्टम बना देगा, वो बहुत सारे सिस्टम बना दिया जाता है, उस पर बहुत सारे सिस्टम आपको कैपेसिटेंस उस सिस्टम का निकालने के लिए बोला जाता है। अब जैसे अगर तुम ध्यान से देखो सर्किट एनालिसिस के लिए, अब हम लोग कैपेसिटर का सर्किट एनालिसिस देखते हैं, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो कि चार्ज, अगर आप एक बैटरी को लो, दिस इज ए पोटेंशियल, दिस इज बी पोटेंशियल। अगर आपको याद होगा, अगर आप इस तरफ से इस ओर जाते हो, अगर तुम इस ओर से इस ओर जाते हो, मुझे नहीं पता करंट की डायरेक्शन क्या है, अगर तुम लिखते हो VB माइनस V, अगर तुम इधर से इस तरफ जा रहे हो, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, तो इसको लिखते हो तो आप इसको लिखोगे माइनस ऑफ, अगर आपको याद हो तो। याद है, बड़ी वाली टर्मिनल से छोटी वाली डंडी की ओर जाए, अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो माइनस ऑफ ई होता है, लेकिन अगर आप ऐसे मूव करोगे तो ये तो इस मूवमेंट के लिए हो गया, अगर आप ऐसे मूव करोगे तो आप लिखोगे दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया था, तो आप लिखोगे VA माइनस VB, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस ऑफ। आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा तो इतना हम लोग लिख सकते हैं गोइंग, क्योंकि दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के लिए और जाओगे तो माइनस ऑफ ई हो जाएगा, और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करोगे तो प्लस ऑफ ई हो जाएगा। ये तो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ चुके थे। इसके अलावा अगर आपको याद होगा कि अगर आपको याद होगा तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में अगर करंट की डायरेक्शन पे मूव करोगे तो माइनस ऑफ IR पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो प्लस ऑफ IR पोटेंशियल का इंक्रीमेंट होगा। ये आप लोग जानते हो। अब आप ये देखिए कि कैपेसिटर के लिए क्या होता है, तो कैपेसिटर के लिए ये होता है, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए किसी सर्किट में आपका कैपेसिटर रखा हुआ है, कैपेसिटर का सिंबल जनरली ऐसे होता है या ऐसे भी होता है कई कई जगह, तो आप इसको कैपेसिटर ही समझिएगा। अगर मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, सुनना मेरी बात को, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। अब डिपेंड करता है आप ऐसे मूव कर रहे हो या ऐसे मूव कर रहे हो, दोनों को अलग अलग कलर से दिखाता हूं। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो इसको मैं डार्क येलो से दिखाता हूं, अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो डार्क ब्लू से दिखाता हूं। तो दोनों केस में डेल्टा V की वैल्यू बताइए।
दोनों केस में डेल्टा V की वैल्यू बताइए, बताइए डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, बताइए क्या लिखिएगा। अगर तुम ब्लू वाले के हिसाब से देखो, ब्लू वाले के हिसाब से देखो, इसके हिसाब से, तो डेल्टा V का मतलब है यहाँ पे अगर तुम देखो इस तरफ से जा रहे हो तो यहाँ पे डेल्टा V का मतलब है VA माइनस VB, यही मतलब है। अब इसमें अगर आपको याद होगा कि कैपेसिटर में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होता है और उस पर चार्ज अगर Q है तो हम उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं कैपेसिटर के लिए, Q इज इक्वल्स टू CV। आप डायरेक्टली लगा सकते हो वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो यहाँ पे डेल्टा V जो आएगा वो हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो नेगेटिव प्लेट का, अच्छा एक बात बताओ, ध्यान तुम खुद सोच के बताना, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, और अब नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कम होगा। अगर तुम लिख रहे हो VA तो मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल लिख रहे हो, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा प्लस Q/C। ध्यान से देखना ये प्लस Q/C हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कम होगा, ये आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसके लिए लिखोगे तो ध्यान से देखिए, इसके लिए डेल्टा V लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसके लिए डेल्टा V लिखोगे तो दिस इज फाइनल दिस इज इनिशियल, तो इसके लिए हो जाएगा VB माइनस VA, मतलब कि लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल, इसका मतलब नेगेटिव में आएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा माइनस Q/C। क्योंकि देखो ना Q की वैल्यू को आप क्या लिख सकते, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो Q को क्या लिख सकते हो, Q को लिख सकते हो सॉरी डेल्टा V को लिख सकते हो, V को लिख सकते हो Q/C ही तो लिख सकते हो ना, तो Q/C तो होगा, पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा वो इस बात से डिपेंड करेगा। अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर कैपेसिटर में मूव करते हो, यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर मूव कर रहे हो, तो आप माइनस ऑफ Q/C लिखिए। अगर आप नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव कर रहे हो सर्किट में, तो आप प्लस ऑफ Q/C लिखिए। ये याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करेंगे तो माइनस आएगा, और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेंगे तो प्लस आएगा, ये याद रखिएगा, प्लस Q/C आएगा, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई, दोनों में माइनस माइनस लगा दिए हो क्या बेटा, ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। अब मान लीजिए कि जब होता क्या है, अगर हम कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, अगर ध्यान से सुनिए, एक कैपेसिटर मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कोई भी कैपेसिटर, उसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है समझिएगा, होता क्या है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस, अब जैसे देखो इसके अक्रॉस इसका ईएमएफ अगर ई है तो ये क्या करेगा तुरंत, क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स तो अपने अक्रॉस कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं करता है, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप तो नहीं करता है, तो सिंपल सी बात है इसका जो ईएमएफ है या इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑब्वियस सी बात है इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसकी ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी आ जाएगा। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी आ जाएगा तो बताइए इस कैपेसिटर में चार्ज डेवलप होना चालू हो जाएगा। और अगर तुम ध्यान से देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, अब तुम ध्यान से देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये इस वाले प्लेट से कनेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला प्लेट हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा। अगर ये वाला हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज इक्विवेलेंट होगा, और ये वाली जो टर्मिनल ऑफ बैटरी है जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये वाला लोअर पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब ये लो पोटेंशियल, अगर ये लो पोटेंशियल पे चला जाएगा मतलब यहाँ पे माइनस Q चार्ज डेवलप हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि ध्यान से देखिएगा, होता क्या है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होता है और वो यहाँ आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बाद ये पूरा का पूरा फुल्ली चार्ज हो जाता है। वो बाद में मैं आपको बताऊंगा आरसी सर्किट में किस चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे होता है, वो सभी समझ रहे हो मेरी बात को।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपका चार्ज का फ्लो, मतलब पॉजिटिव टर्म इधर से चार्ज निकलती है और यहाँ पहुंचना चालू होती है। असल में करंट जो होता है ना, करंट जो होता है वो ऐसे होता है, अगर तुम देखो तो करंट की वैल्यू तो ऐसे होती है, लेकिन अगर आपको याद होगा कि चार्ज का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स असल में इस जो व्हाइट वाली जो प्लेट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होती है और वो यहाँ पे जमा होना चालू हो जाती है, जिससे होता है क्या, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई आ जाता है जो कि इसके बराबर है। समझ में आया? इसका मतलब है Q की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, Q की वैल्यू को आप लिख सकते हो, अगर इस प्लेट का कैपेसिटेंस E C मान लो तो Q की वैल्यू को आप लिख सकते हो EC। ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E है और इसका कैपेसिटेंस C है, तो इसके एक बाउंड्री पे जो चार्ज हो जाएगा वो Q इज इक्वल्स टू EC। याद कीजिए, Q इज द चार्ज ऑन वन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कैपेसिटर। डेल्टा भी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, एंड C इज द कैपेसिटेंस। तो उसी फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इस Q की जो वैल्यू होगी वो EC के बराबर हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ना सारा चीज? ठीक है, चलिए क्लियर है इतना? ये बताइए, इतना क्लियर है आप लोगों को कि मैंने Q इक्वल्स टू EC क्यों लिखा? ये आप लोगों को सारा चीजें क्लियर होना चाहिए। अब लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर उसी केस के लिए वैलिड होगा अगर इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है। अगर इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज नहीं है तो ये चीज आप नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या लिखते हो कि R इक्विवेलेंट निकाल लेते हो R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आप लोगों को ऑलरेडी पता है वो क्या होता है कि कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसा होता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लो कि दिस इज C1 कैपेसिटर, दिस इज C2 कैपेसिटर, दिस इज C3 कैपेसिटर। ये तीनों इनिशियली अनचार्ज थी और इसको एक बैटरी से कनेक्ट करवाया गया। तो तीनों में चार्ज क्या होगा और इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा? तीनों अनचार्ज थी, मेरी वर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा। तीनों इनिशियली अनचार्ज थी, तीनों में से कोई भी कैपेसिटर के पास इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं था। मैं इस बात को इम्फेसाइज कर रहा हूं तो इसका कोई मतलब होगा, समझ रहे? अगर ये तीन कैपेसिटर है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कराया गया है, तो बताइए सबसे पहले तो क्या क्या चीजें हम बोल सकते हैं? इसका मतलब है C इक्विवेलेंट का मतलब है इन तीनों कैपेसिटर को भगा दो, एक नया सा कैपेसिटर डालो, उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C1 C2 C3 क्या होनी चाहिए, ये आपको बोला जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे प्लस Q। कैपेसिटर में अगर ये प्लस Q है तो दिस इज माइनस Q। अगर ये माइनस Q हुआ तो ये प्लस Q इसको होना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला जो प्लेट है ये इसका कनेक्शन किसी से नहीं है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इस बैटरी को लगाने से पहले इस वाले प्लेट में 0 चार्ज था और इस वाले प्लेट में भी 0 चार्ज था। इसका मतलब है कि फाइनली अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, मतलब कोई भी आइसोलेटेड, अब ध्यान से समझिएगा, अगर तुम ध्यान से देखो कि चार्ज सेम हो जाएगा। अगर तुम सोचो चार्ज सेम होगा, आइसोलेटेड प्लेट में इनिशियली जितना चार्ज होता है फाइनली भी उतना चार्ज होता है, क्योंकि आइसोलेटेड प्लेट का मतलब होता है कहीं से चार्ज आ नहीं रहा है। तो कहीं से चार्ज आ नहीं रहा है तो सिंपल सी चार्ज जनरेट थोड़ा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि पहले अगर तुम देखो बैटरी लगाने से पहले यहाँ पे चार्ज कितना था? 0। तो कैपेसिटर में क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होते हैं। जो इस वाले टर्मिनल में अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो इस वाले सामने वाले टर्मिनल में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर इसमें प्लस Q चार्ज है तो इसमें माइनस Q चार्ज हो गया। लेकिन यहाँ माइनस Q चार्ज हुआ तो एक बात सोचो, इनिशियली चार्ज 0 था तो यहाँ पे आपका प्लस Q चार्ज आएगा, तभी तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा ना। इस पूरे सिस्टम की बात की जाए
तो ये एक आइसोलेटेड प्लेट की तरह बिहेव करेगा। आइसोलेटेड प्लेट का मतलब क्या है कि जिसका कि जो आइसोलेटेड हो, मतलब कि इसमें इनिशियली चार्ज जीरो था तो फाइनल चार्ज भी जीरो होगा, तो सम करके देख लो जीरो ही आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा। अगर यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ प्लस क्यू होगा, और यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस होगा। तो देख लो, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसमें कौन कौन से आइसोलेटेड प्लेट है, मतलब आइसोलेटेड प्लेट का मतलब जिसका कनेक्शन किसी के साथ ना हो, ये भी आइसोलेटेड प्लेट हो गया। फिर उसके बाद भैया ये भी आइसोलेटेड प्लेट हो गया, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो दिस इज ऑल्सो आइसोलेटेड प्लेट, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वाला नेगेटिव चार्ज और ये प्लस क्यू वाला चार्ज एक आइसोलेटेड प्लेट हो गया। अच्छा, अगर आपको याद होगा बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, अगर आपको याद होगा अगर बैटरी एक चार्ज का सोर्स नहीं है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपका बैटरी तो कभी भी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। तो याद रखिएगा, कई लोग बोलेंगे कि सर इस वाले सर्किट में बैटरी आ गया तो कैसे होगा ये आइसोलेटेड प्लेट, आइसोलेटेड प्लेट आप इसको कैसे बोल सकते हो, आइसोलेटेड सिस्टम इसको कैसे बोल सकते हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है लल्ला, एक बात अगर आपको याद होगा कि बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इस हिसाब से इसने तो चार्ज क्रिएट थोड़ा किया होगा। अगर इसने चार्ज क्रिएट नहीं किया होगा तो इनिशियली इन दोनों प्लेट्स में जितना चार्ज रहा होगा फाइनली उतना ही चार्ज रहेगा। तो मतलब मैंने इस केस के हिसाब से आपको आइसोलेटेड प्लेट का कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया, जो कि बाद में पढ़ाया जाता है। मैंने सोचा यहीं पे आपको निपटा दिया जाए, मतलब निपटा नहीं दिया जाए, स्लो ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, समझा दिया जाए, ठीक। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसमें अगर तुम रूट रूल लगाओगे तो कैसे लिखोगे, देखो इस पे मान लेते हैं फाइनल चार्ज क्यू आ गया होगा। एक अच्छा, एक बात पता चली कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। जैसे कि याद कीजिए कि करंट में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था, उसी तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में चार्ज सेम आएगा। क्या चार्ज सेम आएगा, चार्ज सेम आएगा। ये चीज है यहाँ पे आप लोगों को पता चली कि चार्ज सेम आएगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम आएगा, पोटेंशियल का डिवीजन होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिवीजन अलग आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस अलग आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस अलग आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। इसी तरीके से मैं अगर इसमें रूट रूल लिखूं तो आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, पूरे लूप में घूम जाओ तो ध्यान से देखो, लिखोगे E माइनस ऑफ Q बाई C1 माइनस ऑफ Q बाई C2 माइनस ऑफ Q बाई C3 इज इक्वल्स टू 0। रूट रूल घूम गया। अरे रूट रूल क्या होता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होता है पूरे लूप में वो 0 के बराबर होना चाहिए। कई लोग सोचने लगते हैं कि साला रूट रूल तो हम लोग करंट में पढ़े थे, यहाँ कैसे लगा दिया। अबे बात एक ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात हो रही है, इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रूट रूल तो वैलिड होगा ही ना। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही तो बेस्ड होता था रूट रूल। तो मेरा ये कहना है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम पूरे लूप में घूम गए तो 0 के बराबर होना चाहिए विद प्रॉपर साइन। तो देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का प्रॉपर साइन प्लस ई है और इसका माइनस। याद कीजिए कैसे मैंने माइनस लगाया, अगर आप लूप में ऐसे घूम रहे हो, ध्यान से देखो मैं अभी बता रहा हूँ, लूप में अगर आप ऐसे घूम रहे हो तो आप इस वाले कैपेसिटर में कहाँ गए हो, इस वाले कैपेसिटर में प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर गए हो, तो मतलब माइनस आएगा, माइनस ऑफ Q बाई सी आएगा। इसी तरीके से प्लस से माइनस की ओर गए, माइनस ऑफ Q बाई सी आएगा, माइनस ऑफ Q बाई सी आएगा। तो यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो। अच्छा, इसमें भी चार्ज हम लोग प्लस Q मान लेते हैं और इसमें भी माइनस Q आएगा। क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चार्ज की कैपेसिटी थोड़ा घट जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर आप रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट मानते हो तो सुनना मेरी बात को, आप उससे रिलेट कर लिया करो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस को रिप्लेस कराते थे तो करंट की वैल्यू तो सेम आती थी ना, उसी तरीके से चार्ज की वैल्यू तो यहाँ पे सेम आएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर इसी तरीके से आप लूप में घूम जाओगे तो E माइनस Q बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों को अगर कंपेयर कीजिएगा तो सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी 1/c इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो ध्यान से देखिए 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इसके बराबर आ जाएगी। मतलब सी इक्विवेलेंट की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे आती, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे आती C4 C5 C3, ये सब सारी चीजें आप लोगों को पता है। अच्छा, ये बात आपको पता चली। अच्छा, अब अगर हम देखें, ध्यान से देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज हो
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर जो होगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर तुम ध्यान से देखो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होगा, लेकिन चार्ज सेम आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख चुके हो। अगर मैं इसको ध्यान से अगर और भी अच्छे से लिखना चाहूँ तो अगर आप देखो तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो डेल्टा V1 होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा V2 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V3 होगा। यानी आप बोल सकते हो ई ही जो बटा होगा वो डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 के बराबर होगा। यही तो आप बोल सकते हो ना कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V3 के बराबर होगा। उससे भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा V1 की वैल्यू बताओ क्या होगा। डेल्टा V1 की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव सेंस में लिखना चाहो तो वो हो जाएगा Q/C। अगर तुम देखो तो Q चार्ज है बाई C, मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो Q तो सभी में सेंस है। डेल्टा V की वैल्यू अगर लिखोगे, अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा V1 की अगर वैल्यू लिखना चाहूँ तो उसको लिखोगे Q/C1। इसी तरीके से पॉजिटिव सेंस में लिख रहा हूँ, डेल्टा V2 की वैल्यू लिखना चाहो तो Q/C2। इसी तरीके से डेल्टा V3 की वैल्यू लिखना चाहो तो लिखोगे Q/C3। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो डेल्टा V एक्चुअली में है Q/C और Q जो है सभी में कांस्टेंट है। यानी मैं बोल सकता हूँ डेल्टा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो। सर अगर पहले से कोई चार्ज रहेगा तब क्या होगा, तो बेटा मैं पागल थोड़े ना हूँ कि आपको ये वाला केस बता दूंगा और वो वाला केस छोड़ दूंगा, वो वाला केस भी कराऊंगा। नॉर्मली बात मैं सच बता रहा हूँ। तुम 99% लोगों को देख लेना जो पढ़ाते हैं ना तो चार्ज वाला केस बताते ही नहीं है, देख लेना। तो Q डेल्टा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, यानी आप यहाँ से भी आप कर सकते थे डेल्टा V1 इज टू डेल्टा V2 इज टू डेल्टा V3 इज इक्वल्स टू 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3। ये आप इस तरीके से भी लिख सकते थे। अच्छा, अगर आपको डेल्टा V1 की वैल्यू लिखनी है तो डेल्टा V1 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो। बटना किसको भैया, E को बटना है और इसका रेशियो कितना है C1/C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत अच्छा, अब ध्यान से देखो, ऐसे सोच सकते थे। इस पूरे के क्रॉस पोटेंशियल आएगा E और इसका कैपेसिटेंस था C1 C2 C3। और अगर याद रखिएगा, अगर तुम ऐसे करके याद रखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। करंट में जैसे बताया था, रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा कि कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में पोटेंशियल बढ़ेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा, डेल्टा V1 की वैल्यू ये आ जाएगी, डेल्टा V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, डेल्टा V2 की वैल्यू आ जाएगी E इंटू 1/C2 अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बहुत ही अच्छा, ये आपको पता चल गया। समझ रहे हो मेरी बात। इसी तरीके से डेल्टा V ये इसके अक्रॉस लिख लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अरे ठीक है भैया, ठीक है। ये समझ में आया, चार्ज सेम होगा, लेकिन कब, किस केस के लिए, मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूं। इनिशियली कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड, ये याद रखिएगा, इनिशियली कैपेसिटर्स आर अनचार्ज। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, इसलिए हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। अगर चार्ज होता तो फिर हम ऐसा नहीं कर पाते। तो ठीक है, चलो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन देखते हैं, चलो मान लो कि ये 2 माइक्रोफैरेड है और ये आपका 3 माइक्रोफैरेड है और ये आपका है 5 माइक्रोफैरेड। 3 कैपेसिटर है, तीनों कनेक्टेड है। आधे जनता तो रोने लग गई थी, भैया ये क्या बना दिया, हवा में झूल रहा है क्या कैपेसिटर। चलो तो ये आपको दे रखा है 3। अच्छा इसको 6 मान लो, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 6 मान लीजिए कैलकुलेशन, ये 50 वोल्ट आपको दे रखा है। तो आपको बताना है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। बस इतना ही क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दिया। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मतलब इनिशियली कोई चार्ज नहीं था इस कैपेसिटर में, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, नन्ना मुन्ना बच्चे
पहले तो ये बताओ 2, 3 और 6 का 6 18, 6 3 9 2। हाँ ठीक है, मुझे लगता है इसका सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, अगर इन तीनों के क्रॉस चार्ज इनिशियली 0 है, इनिशियली अगर ये अनचार्ज है तो इसको सी इक्विवेलेंट वाले से बना सकते हैं, और सी इक्विवेलेंट से निकालोगे तो ये 1 माइक्रोफैरेड आएगा। सी इक्विवेलेंट इसका 1 माइक्रोफैरेड आएगा, और इस पे इसको पोटेंशियल, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, देखो Q, इसका जो चार्ज होगा वो हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू सी। सी कितना दे रखा है, इस पे जो चार्ज होगा उसको आप लिख सकते हो Q इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ Q इज इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड इंटू 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, तो ध्यान से देखिए हो गया 50 माइक्रोकूलम, मतलब यहाँ पे 50 माइक्रोकूलम है, 50 माइक्रोकूलम है, तो ध्यान से देखिए अगर यहाँ 50 माइक्रोकूलम है तो यहाँ प्लस 50 माइक्रोकूलम, और यहाँ माइनस 50 माइक्रोकूलम, यहाँ फिर 50 माइक्रोकूलम 50, और यहाँ पे माइनस 50 माइक्रोकूलम, फिर यहाँ पे 50 माइक्रोकूलम प्लस में, और यहाँ पे माइनस में 50 माइक्रोकूलम। ध्यान से देखिए आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, निकाल सकते हो। इसको लिखोगे 50 इंटू 1/2, इसके लिए लिखना हो अपॉन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इनवर्स रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो ये आप इस तरीके से लिखते हैं। सेकंड के लिए, थर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आता है। या आप ऐसे भी सोच सकते थे, इस पे चार्ज 50 माइक्रोकूलम है, इसका कैपेसिटेंस 2 है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा चार्ज अपॉन सी। तो ध्यान से देख ले, चार्ज अपॉन सी आ जाएगा, तो मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा चार्ज अपॉन सी, मतलब 50/2, ये आ जाएगा 25 वोल्ट। अरे भैया 25 वोल्ट। इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, चार्ज अपॉन सी, चार्ज है मतलब 50/3, और इसके अक्रॉस आ जाएगा कितना, अगर तुम ध्यान से देखो ये आ जाएगा 50/6। तो ध्यान से देखिए हो गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली पैरेलल प्लेट के लिए क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल प्लेट की बात की जाए तो इसको मैं डिटेल में नहीं करा रहा हूं, आप ऑलरेडी जानते हो। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करा दिया जाए E से, तो आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप ऐसा बना सकते हो कि आप ध्यान से देखिए, इसको C इक्विवेलेंट मान लो, तो ध्यान से देखिए सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा पैरेलल कैपेसिटर में, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान से देखिए C इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग अलग हुआ, क्योंकि सबके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो मतलब अगर मैं मान लूँ यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है, मतलब चार्ज अलग अलग आएगा। पैरेलल में अगर पैरेलल में चार्ज अलग अलग आता है और सीरीज में चार्ज सेम आता है। याद कीजिए करंट के जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम आता था और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट से अलग अलग आता था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप बोल सकते हो Q1:Q2:Q3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1:C2:C3। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि किसमें किस ज्यादा चार्ज किसमें कम चार्ज, ये इस तरीके से देख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? नेट चार्ज कितना होगा ये भी ऑलरेडी आप कर सकते हो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, उसके बाद कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल इसके आगे हम लोग इसके कंटिन्यू करेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हो, ये Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आप लिख सकते हो। इसका यूज कहाँ होगा ये आप लोगों को पता है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा था। जैसे याद करो कि यहाँ से करंट I फ्लो कर रही है और यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में लगा हुआ है। तो बताइए ये I करंट किस रेशियो में बटेगा? रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में बढ़ता था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में बढ़ता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये याद रखिएगा। सॉरी, इनवर्स रेशियो में यहाँ पे बढ़ता था, सॉरी इनवर्स रेशियो में बढ़ता था, लेकिन इस केस में कैपेसिटेंस के डायरेक्ट रेशियो में बढ़ेगा। तो ये अंतर है। अगर आपको याद हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट इनवर्स रेशियो में बढ़ता था, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस के डायरेक्ट रेशियो में बढ़ेगा। तो यही सेम चीज हो गया। अगर मान लो कि कैपेसिटेंस में कैसा केस आ सकता है, मान लो कि यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 दे रखा है, जैसे मान लो यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 दे रखा है और यहाँ पे कैपेसिटेंस
C2 दे रखा है। अब यहाँ से मान लो कि 50 माइक्रोकूलम चार्ज आया, तो अब ये 50 माइक्रोकूलम चार्ज इसमें और इसमें कैसे बटेगा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसके कैपेसिटेंस के डायरेक्ट रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि जिस तरीके से आपने करंट में पढ़ा था ना, तो उसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, करंट के जैसा ही है, मैंने अभी तक आपको जितना भी कॉन्सेप्ट बताया ना करंट के जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, करंट और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इसलिए बोलूंगा आपको कि इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस एक। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं देखो, इनिशियली सभी जो कैपेसिटर्स थे अनचार्ज थे। क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ दे रखा है कैलकुलेशन इजी 4 4 2, ठीक है सही है, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, और ये आपकी बैटरी दे रखी है चलो 50 वोल्ट। तो फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड ऑल्सो फाइंड द चार्ज ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स। चलिए इनिशियली अनचार्ज सारे कैपेसिटर, मैं आपको यही बोल रहा हूँ इनिशियली अनचार्ज थे, तो फाइनली क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। पहले तो ये बताओ C इक्विवेलेंट कितना आएगा। मुझे लगता है C इक्विवेलेंट आएगा 1.6 माइक्रोकूलम माइक्रोफैराड ये आएगा। अरे ये दोनों पैरेलल में, अरे गधे हो क्या यार, 8 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन, 8 और 2 कितना, 8 16/10 1.6 सही तो है, 1.6 माइक्रोफैराड आ जाएगा। 1.6 इंटू 5 तो मुझे आ गया, मुझे लगता है कि 80 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 80। अरे समझ में आया, C इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1.6 आएगा, 1.6 आएगा, ध्यान से देखो 1.6 आएगा, 1.6 इंटू 50 तो हो जाएगा 80, तो मतलब ये हो गया 80, ये हो गया -80। अब ध्यान से देखो, ये अगर -80 है, अब देखो यहां से अगर एक्चुअली ध्यान से देखा जाए, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना बहुत अच्छे से, असल में अगर ये -80 है तो इसका मतलब इस प्लेट से और इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा, या आप ऐसा मान सकते हो, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो दिस प्लेट इज आइसोलेटेड प्लेट। अगर इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, ये प्लेट जो है आइसोलेटेड प्लेट है। क्यों आइसोलेटेड प्लेट है? क्योंकि इनिशियली इसमें चार्ज 0 था, ना तो यहाँ पे चार्ज था, ना तो यहाँ पे चार्ज था, तो फाइनली भी यहाँ पे चार्ज 0 होगा। इसका मतलब है कि अगर तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ का चार्ज प्लस यहाँ का चार्ज प्लस यहाँ का चार्ज मिलके 0 होना चाहिए। अब ये 4 दे रखा हूं तो इसलिए आपको पता है कि आधा आधा चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे +40 माइक्रोकूलम हो जाएगा, +40 माइक्रोकूलम हो जाएगा, यहाँ पे +40 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और यहाँ पे देखो -40 माइक्रोकूलम होगा, और इसी तरीके से यहाँ पे -50 माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो प्लेट है जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट भी आइसोलेटेड प्लेट है, क्योंकि अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाली कनेक्शंस बस इसी से एडेड है। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये वाली कनेक्शन बस इसी से एडेड है, और इसमें एक बैटरी आ रहा है। बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं होता, तो ये चार्ज तो दे ही नहीं सकता।
अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 4 के जगह 2 और 3 हो जाता है या कुछ भी हो जाना, तो तुम बता सकते थे क्या कि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मान लो कि ये वाली प्लेट में एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, एग्जांपल के लिए एक सर्किट में ये आ गया मान लो -60, ये आपका आ गया, ये आपका है 2 माइक्रोकूलम और दिस इज 4 माइक्रोकूलम। तो बताइए यहां पे चार्ज और यहां पे चार्ज क्या होगा, सोच के बताइएगा। अरे ये -60 तो ये +60 होगा, लॉजिकल बात है। बताइए क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो यहाँ का चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ का जो चार्ज होगा वो होगा 6 प्लस में होगा, क्योंकि अगर ये आइसोलेटेड प्लेट है तो यहाँ अगर माइनस है तो इन दोनों में प्लस ही होगा, लॉजिकली सोच के सोचना। तो 6 × 2/4 + 6, तो दिस इज 20। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो जाएगा +20 माइक्रोकूलम और यहाँ हो जाएगा +40 माइक्रोकूलम। समझ में आया? तो ये चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन 20 माइक्रोकूलम निकला होगा। सुन लो मेरी बात को, कई बार दिक्कत होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा 20 माइक्रोकूलम का और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा 40 माइक्रोकूलम का और ये यहां पे आके डिपॉजिट हो गया। इंपॉर्टेंट है मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझना। यहां से 20 माइक्रोकूलम इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है भैया, नेगेटिव चार्ज यहां से निकला होगा, नेगेटिव चार्ज यहां से निकला होगा और वो आके यहां जमा हो गया होगा। नेगेटिव लिखा रहा हूं मतलब इलेक्ट्रॉन आया होगा, इतना कूलम का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हटा दो, नेगेटिव बता रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ से इतना इलेक्ट्रॉन चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकला होगा, यहाँ से निकला होगा, यहाँ आके जमा हो गया। इसी तरीके से अगर तुम यहाँ पे देखो, इस वाले सर्किट के हिसाब से सोचोगे, मतलब इस वाले सर्किट के हिसाब से अगर सोचोगे तो इसके हिसाब से क्या सोचा जाएगा, इसके हिसाब से ये सोचा जाएगा कि यहाँ से 60 माइक्रोकूलम माइनस चार्ज निकला होगा और बैटरी के थ्रू फ्लो करते हुए, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये होगा कि यहाँ पे बैटरी लगी हुई होगी कुछ, अब वो बैटरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से -60 माइक्रोकूलम चार्ज निकलते हुए बैटरी के थ्रू कहाँ पहुंचा होगा, यहाँ पे 60 माइक्रोकूलम, और वो बट गया होगा इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में होगा ना, तो यहाँ पे -20 माइक्रोकूलम होगा और यहाँ -40 माइक्रोकूलम, क्योंकि कैपेसिटर में इक्वल है ना, अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, यही क्वेश्चन दे दिया होता तो आपको बताना पड़ता 60 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो किया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि बेटा ये बताओ बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, तो बैटरी के थ्रू जो चार्ज फ्लो किया वो यहां से निकली होगी, यहां से कितनी चार्ज निकली होगी, वो निकली होगी -80 माइक्रोकूलम चार्ज निकली होगी और वो इधर आई होगी, इन दोनों में बढ़ गई होगी। तो बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, डेट इज -80 माइक्रोकूलम। मैंने एक एग्जांपल लिया, पिछला वाला एग्जांपल था, ये बात आप समझो। ठीक है, आई थिंक सारी चीजें आज आप लोगों को क्लियर होगी। कल हम लोग अगर चार्ज रहे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, चार्ज रहे तो रूप लगा दो, देख लोगे आंसर आपको दिख जाएगा। तो कल हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे कैपेसिटर का, मतलब कल क्या परसों करेंगे, क्योंकि कल हमारी साउंड वेव की क्लास होगी, किसमें, जेईई मेंस क्रैश कोर्स में, तो उसको कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कैपेसिटर नेक्स्ट दिन करेंगे, मतलब नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो कल मेरी शायद आई थिंक क्लास नहीं होगी जेईई एडवांस में, परसों होगी। तो तब तक के लिए आप लोग ट्राई कीजिए। मैंने ऑब्वियसली बात है आपको बहुत हद तक बता दिया, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई कैपेसिटर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर हुई क्लास तो आपको नोटिफाई तो कर दिया जाएगा।